हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। अभी इस आईपीओ में कंपनी को कितने पैसे चाहिए, क्यों पैसे चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे लग रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए डीप डाइव एनालिसिस करते हैं एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड के आईपीओ का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और चलिए एनालिसिस करते हैं एक्मे सोलर होल्डिंग्स का। अभी अगर हम लोग आईपीओ की सबसे पहले डिटेल्स देख लेंगे तो आईपीओ ओपन होगा 6 तारीख को और चलेगा 8 तारीख तक। अलॉटमेंट होगी 11 तारीख को, फंड्स रिफंड होगा 12 तारीख को, और जो जिन लोग को भी अलॉटमेंट होगी 12 तारीख के दिन ही वो लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर्स भी आ जाएंगे। और 13 तारीख के दिन यानी वेंसडे को 13 नवंबर को ये जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो फेस वैल्यू है वो है 2 रुपये की। अगर प्राइस बैंड हम लोग देखेंगे तो 275 टू 289 का है। अगर हम लोग को अप्लाई करना है तो 289 पर ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, 288.90 पे भी आप अप्लाई करोगे तो आपको नहीं मिलेगा ये आईपीओ। जो कट ऑफ प्राइस होता है या तो जो 289 का जो प्राइस होगा उसी पर ही आप लोगों को अप्लाई करना है। और जो लॉट साइज़ है वो 51 शेयर का एक लॉट साइज़ बन के आ रहा है। अभी जो टोटल साइज़ है वो है 2900 करोड़ का। ठीक है, एग्जैक्ट 2900 करोड़ का है, जिसमें से मोटा मोटी 2400 करोड़ फ्रेश इशू है और 500 करोड़ जो ऑफर फॉर सेल है। यानी कि जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 80-85% कहीं ना कहीं फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी की जेब में पैसा जाएगा। और जो 15% के आसपास का जो पैसा है वो प्रमोटर्स की जेब में जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा एक बैलेंस है। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको रिटेल के लिए आपको एक लॉट के लिए 14,740 रुपये के आसपास देना पड़ेगा। और मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो रिटेल कैटेगरी में। और जैसे ही आप 14वें लॉट पे जाओगे तो आपको एच एन आई कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अभी अगर आप क्यू आई बी के लिए अगर कोटा की बात करेंगे तो क्यू आई बी को 75% का कोटा मिल रहा है, रिटेल को 10% और एच एन आई को 15% का कोटा मिल रहा है। अभी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आईपीओ के पहले यानी अभी जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो अभी कंपनी के पास 100% प्रमोटर्स के पास पूरे शेयर्स है। और ये जो आईपीओ के बाद है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, उसका डिटेल्स इधर दिया नहीं है, बट ऑब्वियसली ये एक अच्छी बात है कि पूरा का पूरा होल्डिंग कंपनी के पास ही है, यानी कि प्रमोटर के पास ही है। ठीक है, तो उसमें से ऑब्वियसली 500 करोड़ वो लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना जाहिर सी बात है। ठीक है, अभी अगर हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 9 साल पुरानी कंपनी 2015 में लॉन्च हुई है कंपनी, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। द कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। ठीक है, अभी ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों के हिसाब से लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। ठीक है, ये जैसे वारी एनर्जीज हो गया, प्रीमियर एनर्जीज वो सब हो गया, वो लोग सोलर पैनल बेचते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे अपने घर पे सोलर पैनल लगाना तो मैं सोलर पैनल लगा दूंगा और उससे वो लोग जो भी है जो लोग का इंजीनियरिंग करके मुझे मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वही इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये लोग सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और फिर वो लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे रिलायंस एनर्जीज का एक इलेक्ट्रिसिटी, अदानी एनर्जीज का इलेक्ट्रिसिटी है, टाटा पावर का इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे ही एक्मे सोलर होल्डिंग्स का वो लोग का खुद का एक इलेक्ट्रिसिटी फंक्शन है। ठीक है, तो वो बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। बट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है, ये तो मानना पड़ेगा हमें। The company specializes in development, construction, ownership, operation and maintenance of large scale renewable energy projects। ठीक है, तो लोग डेवलप भी करते हैं, कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, ओनरशिप भी लेते हैं, ऑपरेशन भी, मेंटेनेंस, सब कुछ जो लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल मतलब बड़ी मात्रा में, बहुत जिधर बड़ा प्रोजेक्ट चलता होगा उधर ऑब्वियसली जिधर प्रोजेक्ट चलेगा उधर मशीनरीज चलेगी, मशीनरीज को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लोग उस सब प्रोजेक्ट्स में ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए अपना जो कंपनी का है वो स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, अभी कंपनी अचीव दिस थ्रू इट्स इन हाउस इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन डिवीजन एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, ओ एंड एम मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सोसाइटी। द कंपनीज रेवेन्यू इज जनरेटेड बाय सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी टू वेरियस कस्टमर्स इंक्लूडिंग प्लांट सपोर्टेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम लोग देखेंगे कि ये लोग प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, सॉरी जो गवर्नमेंट और सेंट्रल प्लांट्स रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्लांट्स है वो लोग को सपोर्ट करते हैं ये लोग। और ये लोग के और भी बड़े बड़े कस्टमर्स होंगे। लेकिन जब भी इसके अंदर एक अच्छी बात होती है, एक बुरी बात होती है। जब भी आप गवर्नमेंट के साथ डील करते हो तो अच्छी बात ये होती है, या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी नहीं, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ भी अगर आप डील करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो इसके अंदर अच्छी बात ये रहती है कि आपकी ऑर्डर बुक हमेशा अच्छी रहेगी, भरी भरी रहेगी। मतलब आपके पास हमेशा हर महीने आपके पास ऑर्डर्स रहेंगे। बट बुरी बात ये रहती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास आपको लाइसेंस देने का, आपको चलाने का वो एक क्या कहते हैं एक पावर है। दूसरा जो बड़ी बड़ी कंपनी
कंपनी है वो लोग के पास भी वो पावर है कि अगर आप वो लोग को सही दाम पे बिजनेस नहीं दोगे या एक्चुअली अच्छे दाम पे सस्ते दाम पे अगर आप वो लोग से डील नहीं करोगे तो वो लोग खुद ही अपना एक पावर प्लांट लगा लेंगे और खुद ही उस हिसाब से लोग अपना जो आपसे सर्विस ले रहे हैं वो लोग खुद खुद से ही कर लेंगे एक नई टीम बना के। तो इस पर मार्जिन से ना आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। तो वो चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। अभी अगर देखोगे मार्च 31 2024 तक कंपनी ने टोटल प्रोजेक्ट का कैपेसिटी करा है 1320 मेगावाट्स का इन सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। इन एडिशन इट हैड कॉन्ट्रैक्टेड प्रोजेक्ट कैपेसिटी ऑफ 1650 मेगावाट कंप्राइजिंग 1500 मेगावाट्स ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एंड 150 मेगावाट्स ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये लोग की जो कैपेसिटी है, ये लोग ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है 1650 मेगावाट्स का लिया है, जिसके अंदर 1500 मेगावाट्स है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स है और जो 150 मेगावाट्स है वो विंड पावर प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, द अवॉर्डेड प्रोजेक्ट कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन अमाउंट टू 2380 मेगावाट्स। और इसके अंदर ये लोग ने सोलर पावर प्रोजेक्ट 300 मेगावाट्स का है, हाइब्रिड यानी कि सोलर और विंड का मिक्सचर 830 मेगावाट्स का है, और 1250 एफ डी आर ए प्रोजेक्ट्स है, एफ डी आर ई प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, अभी अगर कंपनी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी विद स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ग्रोथ इन आईपीपी बिजनेस। ठीक है, आईपीपी बिजनेस यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। ठीक है, मतलब ये लोग खुद खुद ही सब कुछ करते हैं ना, तो ये लोग को किसी के ऊपर ज़्यादा इतना डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। लोग को डिपेंड किसके ऊपर रहना है, सूर्यदेव के ऊपर और वायुदेव के ऊपर यानी कि सोलर और विंड के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ का सबसे ज़्यादा ये लोग को बेनिफिट अच्छी एक बात है। ठीक है, ये इधर कंपनी के रेवेन्यू हम लोग को कहाँ पर कम दिख सकते हैं, बरसात के मौसम में, क्योंकि ना वहाँ पर ज़्यादा वो टाइम पे धूप ज़्यादा रहती है, ना हवा इतनी ज़्यादा, मतलब तेज़ हवा चलती है, बट उससे वो लोग अभी मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे ये नहीं पता कि ये लोग जनरेट कैसे करते हैं विंड एनर्जी से। तो वो ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात होगी, बट जितना मुझे लगता है, जितना मेरा जो लॉजिक कहता है कि वो टाइम पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है बरसात के टाइम पे। ठीक है, जो जून से अगस्त सितंबर का जो मंथ रहता है उधर कहीं ना कहीं ये लोग का दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि विंड एनर्जी को कैसे ये लोग, मतलब विंड को ये लोग कैसे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये कंपनी या कोई भी दूसरी कंपनी इन जनरल में। ठीक है, एंड टू एंड वैल्यू चेन एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू इन हाउस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस करा था। एन एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड अक्रॉस डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टेबल कैश फ्लो बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करा कि जब भी अगर गवर्नमेंट के साथ आपका टाइप है तो हमेशा आपकी ऑर्डर बुक भरी हुई रहेगी। ठीक है, तो इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए। एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड फंडिंग रिसोर्सेज डिजाइंड एंड वैल्यू इंजीनियरिंग लीडिंग टू ग्रेटर एफिशिएंसी, एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड टीम एंड मैनेजमेंट टीम। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखेंगे 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास 214 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है वेरियस डिपार्टमेंट्स में, मतलब ऑब्वियसली अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, कोई किधर एचआर का डिपार्टमेंट होगा, किधर कोई सेल्स टीम होगी, किधर कोई मार्केटिंग टीम होगी, तो वो सब कुछ मिला के 214 लोग के पास परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो फुल ईयर और एक क्वार्टर, जैसे कि मैंने पिछले आईपीओज में भी कहा है कि अभी तो मंथ खत्म हो के, मतलब दूसरा क्वार्टर खत्म हो के अक्टूबर का मंथ खत्म हो गया, अभी नवंबर का मंथ शुरू हो गया, फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग को सेकंड क्वार्टर का डिटेल्स हम लोग को नहीं आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का ही डेटा मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी कंपनीज अपना आईपीओ लेके आ रही है उन लोग को ये चीज़, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा क्वार्टर या जो भी क्वार्टर अगर उस टाइम पे ख़त्म हो चुका है और अच्छा खासा टाइम निकल चुका है तो आप वो वाले क्वार्टर का भी हम लोग को फाइनेंशियल्स दे दोगे या फिर पब्लिकली अवेलेबल कर दोगे, तो वो इजी पड़ जाता है समझने के लिए कंपनी को और अच्छे से। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एसेट्स की बात करते हैं तो पहले ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के एसेट्स से बढ़कर वो 12,200 करोड़ के एसेट्स हो गए, फिर बढ़कर वो 13,400 करोड़, और उसके बाद ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के एसेट्स हो गए। तो यहाँ से 6 महीने के बीच में ये लोग ने नहीं बोल के 600 करोड़ के एसेट्स तो जोड़ लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ऑन एन एवरेज ये लोग हर साल 1,200 करोड़ के आसपास के एसेट्स जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो कि 11,000 से 12,200 मतलब 12,200 यानी कि 1,200 करोड़, और 12,200 से वापस 13,400 यानी कि अगेन 1,200 करोड़। अभी यहाँ पर 6 महीने में लोग ने ऑलरेडी 600 करोड़ के एसेट्स जोड़ दिए, यानी कि हर महीने मोटा मोटी लोग 100 करोड़ के एसेट्स जोड़ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो पहले 1,560 करोड़ का रेवेन्यू, फिर उसके बाद 1,360 करोड़ का, फिर 1,460 करोड़, और उसके बाद अभी 340 करोड़ का रेवेन्यू है। अभी अगर इसको हम लोग 4 पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटा मोटी हम लोग इसको 1,360 1,400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू की सोच सकते हैं, जो कि ज़्यादा
ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग सी बात है। अभी अगर 1500 करोड़ के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं 62 करोड़ का लोग ने प्रॉफिट किया, यानी कि 4% का प्रॉफिट है। 1350 करोड़ के ऊपर -3 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब लॉस है एक्चुअली। वापस अगर हम लोग देखेंगे देखोगे तो 1450 करोड़ पे 700 करोड़ का प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट। जो फाइनेंशियल है ना, काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल प्रॉफिट है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 340 करोड़ पे 1.39 0.3% का प्रॉफिट है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, बहुत हद से ज़्यादा कम है। ठीक है, इतना ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए कोई भी इंडस्ट्री में। ठीक है, अगर रिजर्व्स की बात करेंगे तो 1150 करोड़, 1150 करोड़, 1850 करोड़, 1850 करोड़, तो रिजर्व्स तो कहीं पे भी नहीं बढ़ रहे। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात अगर हम लोग करेंगे तो वो है बोरोइंग्स। पहले आप देखोगे 2022 में थी 7,500 करोड़ की बोरोइंग्स, 2023 में 8,500 करोड़, 2024 में घटकर 8,200 करोड़ की हुई। लेकिन वो मार्च का था, इधर जून में। इस 6 महीने में जहाँ पर एसेट्स 600 करोड़ के बढ़ गए, वहाँ पर बोरोइंग्स 1100 1150 करोड़ के आसपास की बढ़ गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्निंग सी बात है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंपनी उठा रही है 2900 करोड़, जिसमें से 2400 करोड़ फ्रेश इशू में जाएगा। अभी ये फ्रेश इशू में जो पैसा जा रहा है वो किस लिए जाएगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग फाइनेंशियल्स के जो कुछ रेशियोज़ की बात कर लेंगे। तो आर ओ ई 2.93%, जो कि ज़्यादा अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। 3.89 का डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि बहुत ज़्यादा है। आई नो ये सब जो पावर प्लांट इंडस्ट्री, जो एनर्जी सेक्टर जो सब होता है, इसके अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट फिर भी 4 गुना आप डेट बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। इसको कहीं ना कहीं कंपनी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डेट कम होगा तो ऑब्वियसली कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे रहेंगे, और जो प्रॉफिट है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्योंकि आप प्रॉफिट आपके पास तब बचता है जब आप इंटरेस्ट टैक्स वैक्स सब कुछ दे देते हो। तो आप इंटरेस्ट कम दोगे तो आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा। तो इस बात का हम लोग को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.7 का है, जो कि ठीक ठाक सा है। जैसे कि हम लोग ने प्रॉफिट मार्जिन डिस्कस करा था 0.3 0.4, वही चल रहा है। ठीक है, ईपीएस अगर हम लोग देखेंगे तो पहले प्री आईपीओ 13.36 का रहेगा, पोस्ट आईपीओ ये 10 पैसे का रहेगा। ठीक है, पीई की अगर हम लोग बात करें तो 21.63 का पीई है प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 3150 का पीई है। ठीक है, 3150 मतलब 3147, बट आप राउंड ऑफ करके समझ सकते हो। अभी अगर कंपनी के जो पैसे की बात करें, पैसे क्यों ले रहे हैं, रीपेमेंट प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स अवेल्ड बाय द सब्सिडरीज एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो अगर हम लोग देखेंगे तो लोग सिर्फ और सिर्फ ये लोग का लोन चुकता करने की बात कर रहे हैं, बट ये जो इन फुल लिखा है ना, ये बहुत गलत बात है। ये पिछले भी हम लोग ने काफ़ी सारे आईपीओ में देखा है कि ये लोग सिर्फ है ना, मुझे तो ऐसा लगता है सिर्फ कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं भाई। क्योंकि आप उठा रहे हो 2400 करोड़, आपकी कंपनी के ऊपर कर्जा पड़ा है 9000 करोड़, आप उसमें से 2400 करोड़ में से 9000 करोड़ दोगे कैसे? पूरा पेमेंट तो कर नहीं सकते हो, पार्ट पेमेंट ही कर सकते हो। वन हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, ऐसे कुछ पार्टी पेमेंट करोगे, इंस्टॉलमेंट करोगे, उसका जो भी है तो वैसे डाल दो ना। ये कहीं ना कहीं अगर जिन लोग को ये समझ में नहीं आता है तो वो तो ये सोचेगा भाई कंपनी तो पूरे पैसे दे रही है। कहाँ से देगी पैसे, जब कंपनी का प्रॉफिट ही पूरे पूरे साल का प्रॉफिट हो रहा है 10-12 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। 2400 करोड़, 2500 करोड़ लोग मार्केट से उठा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 2600 करोड़ होगा। 3000 करोड़ मान लो, पूरा 3000 करोड़ मान लो जो लोग उठा रहे, वो भी अगर पूरा कंपनी के पास जाएगा तो भी 3000 में से आप 9000 कैसे दे पाओगे, है ना? तो ये बात का थोड़ा सा एक ध्यान रखना चाहिए सब कंपनी को, कि इधर पार्ट, मतलब जो अगर हम लोग फुल पेमेंट नहीं कर रहे तो उसको पार्ट पेमेंट ही उधर सिर्फ लिखना चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग आईपीओ की बात करेंगे तो मुझे तो ये ठीक ठाक सा लग रहा है, इतना ज़्यादा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सच कहूँ तो। सिर्फ अच्छी बात यह है कि जो फ्रेश इशू और जो ऑफर फॉर सेल है उसका रेशियो कहीं ना कहीं अच्छा है। एसेट से लोग ने अच्छा खासे लोग ने हर बार बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। सबसे बुरी बात यह है कि रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम है, रिजर्व्स कहीं भी बड़े नहीं है। बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये कुछ मेरे हिसाब से नेगेटिव सी बात है। आप कमेंट करके बताना कि आपको ये आईपीओ कैसा लग रहा है, ये कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे लग रहे हैं, क्या आप इसमें अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, और रीज़न क्या है अप्लाई करने का या नहीं करने का, वो सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, सबको शेयर करके बता दो कि ये वीडियो आ चुका है एक्मे सोलर होल्डिंग्स आईपीओ का। और साथ ही साथ जब भी आप सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दो, ताकि आप लोगों को हमारे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।